इंफॉर्मेशन क्या है, बट ये क्वेश्चन जो है मेरे को गलत नहीं लगा, ये मेरा ओपिनियन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बस ये है कि एक तो दो क्वेश्चंस को मर्ज करके दे दिया है, एंड जो बुक का क्वेश्चन था उसके अंदर की एक इंफॉर्मेशन को हटा के इन्होंने दूसरी इंफॉर्मेशन डाल दी जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर थी, और वो टेबल के अंदर डाल दी। तो जो है ना, एक बार 5 मिनट 10 मिनट एक बार आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी का कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट ये क्वेश्चन जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो जाए, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर। 5 मिनट लूंगा मैं। देखिए क्या है, CAPM हमारा कंसेप्ट है पोर्टफोलियो के अंदर। CAPM कहता है कि रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर जो डिमांड कर रहा है वो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी RM माइनस RF का फंक्शन है। मींस अगर 10% जो है रिस्क फ्री रिटर्न है और मार्केट रिटर्न 14% दे रही है, तो इसका मतलब मार्केट रिस्क फ्री से ऊपर 4% का प्रीमियम दे रही। ये हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम है, और ये हमारा टोटल सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है। तो अगर रिस्क फ्री रिटर्न 10% है और RM 14% है, मतलब मार्केट का रिटर्न 14% है, तो मार्केट 4% का प्रीमियम दे रही। मार्केट का बीटा 1 होता है। अगर 1 बीटा के लिए मार्केट 4% का प्रीमियम दे रही है और मेरी सिक्योरिटी का बीटा 1.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सिक्योरिटी का प्रीमियम ज्यादा होगा क्योंकि मेरी सिक्योरिटी का बीटा ज्यादा है। तो 6 आ गया, 16% का मेरा रिटर्न है। तो इसका मतलब क्या है, CAPM कहता है रिक्वायर्ड रिटर्न का फंक्शन RF प्लस बीटा सिक्योरिटी RM माइनस RF। आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी क्या कहती है? आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी कहती है कि CAPM जो कह रहा है वो थ्योरेटिकल है, वो काइंड ऑफ गलत है, वो पूरा सच नहीं है। APT कहता है आप ये बताओ बीटा ऑफ सिक्योरिटी होता क्या है? बीटा ऑफ सिक्योरिटी मींस चेंज इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ड्यू टू चेंज इन रिटर्न ऑफ मार्केट। चेंज इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ड्यू टू चेंज इन रिटर्न ऑफ मार्केट मींस अगर मार्केट में चेंज आएगा, मार्केट के रिटर्न में चेंज आएगा, तो सिक्योरिटी के रिटर्न में भी चेंज आएगा। अगर बीटा सिक्योरिटी का ज्यादा है तो मार्केट के रिटर्न में जो चेंज आएगा सिक्योरिटी के रिटर्न में ज्यादा चेंज आएगा। अगर सिक्योरिटी का बीटा 1 से कम है तो मार्केट के रिटर्न में जो चेंज आएगा सिक्योरिटी के रिटर्न में कम चेंज आएगा। यह हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी का रिटर्न मार्केट के रिटर्न पर डिपेंड करता है और बीटा मेजर करता है कि सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होगा। चेंज इन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ड्यू टू चेंज इन रिटर्न ऑफ मार्केट। बट APT कहता है कि मार्केट के रिटर्न में चेंज आता क्यों है? चेंज इन रिटर्न ऑफ मार्केट अराइजेस ड्यू टू मार्केट फैक्टर्स। वो कहता है कि मार्केट के रिटर्न में मार्केट फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है। मार्केट फैक्टर्स क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, GDP या GNP कह लें, या फॉरेक्स पॉलिसी। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हमने 4 ही एग्जांपल लिए। मतलब इन फैक्टर्स में चेंज आएगा तो मार्केट के रिटर्न में चेंज आएगा, और मार्केट के रिटर्न में चेंज आएगा तो सिक्योरिटी में चेंज आएगा। तो यह है CAPM का कंसेप्ट। अब क्या है, APT कहता है कि CAPM यह एज्यूम करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, GDP, फॉरेक्स पॉलिसी या और भी कोई फैक्टर है, वो एक सिक्योरिटी पे एक जैसा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, मींस बीटा एक है ना, सिक्योरिटी का बीटा उसने कहा कि RF प्लस बीटा सिक्योरिटी RM माइनस RF।
सीएपीएम कहता है कि ये मार्केट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक सिक्योरिटी पे एक जैसा इफेक्ट डालते हैं, बट एपीटी कहता है ऐसा नहीं होता है। हर फैक्टर एक सिक्योरिटी पे अलग अलग इफेक्ट डालता है, दूसरी सिक्योरिटी पे अलग अलग इफेक्ट डालता है। समझ आया? इसका मतलब यह हुआ कि जब इन फैक्टर्स की वजह से मार्केट के रिटर्न में चेंज आता है, मार्केट के रिटर्न की वजह से सिक्योरिटी के रिटर्न में चेंज आता है, तो हमें यह देखना है कि मेरी सिक्योरिटी किन किन फैक्टर से इफेक्ट हो रही है। मान लेते हैं कि मैं जो है, मेरा बिजनेस है, मैं चाइना से माल खरीद के अफ्रीका बेचता हूं, तो मेरे को इंडिया से कोई मतलब नहीं है। मैं चाइना से माल खरीदूंगा, इंडिया बेचूंगा। मेरे को इंडिया के इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, जो माइनर फर्क पड़ेगा। मेरे 2-4 इंप्लॉइज हैं, उनकी सैलरी पे करनी है, इन्फ्लेशन में का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मेजर बिजनेस यह है कि मैं चाइना से माल परचेज करता हूं, अफ्रीका में माल बेचता हूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फॉरेक्स पॉलिसी अगर इंडिया की चेंज हो गई तो मेरा तो बिजनेस का बट्टा बैठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फॉरेक्स के मार्केट फैक्टर में अगर चेंज आता है तो मेरी सिक्योरिटी के रिटर्न में रिस्क बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन में अगर चेंज आता है तो मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन का मेरी सिक्योरिटी पे ज्यादा रिस्क नहीं है। जब मेरी सिक्योरिटी पे ज्यादा रिस्क नहीं है तो इन फैक्टर्स का बेसिस पे मेरा रिटर्न ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मेरी कंपनी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन जो है ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, माइनर इंपैक्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि इनका बीटा, इन फैक्टर्स का बीटा जो है मेरी सिक्योरिटी के लिए कम होगा, बट फॉरेक्स के लिए मेरा रिस्क ज्यादा है, तो इन्वेस्टर रिटर्न में ज्यादा डिमांड करेगा। अब मान लेते हैं आपका बिजनेस है, आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हो, इंडिया से ही माल परचेज करते हो, अपना कच्चा माल, एंड पक्का माल बना के इंडिया में ही आप बेचते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हो, बाहर से आपका कोई मतलब नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन से आपको फर्क पड़ेगा, फॉरेक्स पॉलिसी से ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? तो इसका मतलब क्या है, हर फैक्टर एक सिक्योरिटी पे अलग अलग इंपैक्ट डालता है। मेरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहे, फॉरेक्स पॉलिसी ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है। आप पे फॉरेक्स पॉलिसी ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रही, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ईच मार्केट फैक्टर हैज डिफरेंट इंपैक्ट ऑन वन सिक्योरिटी। तो एपीटी कहता है, अकॉर्डिंग टू एपीटी ईच मार्केट फैक्टर शुड हैव डिफरेंट बीटा। यहां पर सीएपीएम गलत है। सीएपीएम कहता है कि सारे मार्केट फैक्टर्स एक सिक्योरिटी पे इकट्ठा इफेक्ट डालते हैं, सेम इंपैक्ट डालते हैं, सेम बीटा। अगर एक का बीटा 1.5 है तो सारे मार्केट फैक्टर्स का बीटा 1.5 है, सब एक जैसा इंपैक्ट डाल रहे हैं। बट एपीटी कहता है हर फैक्टर का एक सिक्योरिटी पे इंपैक्ट अलग अलग आता है। तो इसका मतलब क्या है, हर फैक्टर का बीटा अलग होना चाहिए। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एपीटी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी क्या होगा, रिस्क फ्री प्लस बीटा कौन से फैक्टर का, बीटा फैक्टर 1, हमारे में बीटा फैक्टर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड आरएम फैक्टर 1 माइनस आरएफ। आई बस। सिमिलरली बीटा फैक्टर 2 बीटा इन्फ्लेशन का, आरएम फैक्टर 2 माइनस आरएफ। तो ये फैक्टर 1 का रिस्क प्रीमियम है, ये फैक्टर 2 का सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है, प्लस बीटा फैक्टर 3 आरएम फैक्टर 3 माइनस आरएफ, ये मेरा फॉरेक्स हो गया या जीडीपी हो गया, प्लस बीटा फैक्टर 4 आरएम फैक्टर 4 माइनस आरएफ, ये मेरा फैक्टर 3 का सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है, ये मेरा फैक्टर 4 का सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम है। तो इसका मतलब क्या है, हर फैक्टर का अलग रिस्क प्रीमियम निकलेगा सिक्योरिटी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एपीटी
रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इस तरीके से निकलता है। तो इसलिए एपीटी कहता है कि सीएपीएम में थोड़ा सा फ्लॉ है। फ्लॉ यह है कि सीएपीएम हर फैक्टर को यह मानता है कि हर फैक्टर एक सिक्योरिटी पे एक सेम इंपैक्ट डालता है और हर फैक्टर का एक ही बीटा होता है। तो अगर 4 फैक्टर हैं, चारों का फैक्टर का टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो इसका मतलब उसका सेम ही बीटा आ रहा है। बट यहां पर एपीटी कहता है कि हर फैक्टर का बीटा अलग अलग होता है, तो हर फैक्टर का सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम अलग अलग आना चाहिए। तो यह रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है। बट हम तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसका पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट आता है। मान लेते हैं, देखिए क्या है कि ना एपीटी के क्वेश्चंस जो है ना वो आप जितने मर्जी कर लो, क्वेश्चंस के फॉर्मेट और क्वेश्चंस के अंदर की डिमांड समझ नहीं आती क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी सारी, 4 सिक्योरिटी, 4 फैक्टर, 4 आरएम, तो वो कुछ कहीं भी घुमा सकता है, कुछ भी पूछ लेगा। तो अगर पूरा कंसेप्ट अगर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अगर तरीके से पढ़ लें तो एटलीस्ट ये है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ आनी शुरू हो जाएगी। और एपीटी का हर क्वेश्चन अलग होता है। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं सर फास्ट ट्रैक के अंदर कंसेप्ट समझा दो, हम कर देते हैं। बट पॉइंट इज भैया कुछ टॉपिक्स के ना जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो कम है। तो एटलीस्ट इंस्टीट्यूट के सारे मटेरियल के क्वेश्चंस तो करने जरूरी है, क्योंकि एपीटी का हर क्वेश्चन जो है वो अलग ही चीज है। जब तक उसकी अडेप्टेबिलिटी और माइंड को आदत नहीं हो जाती ना क्वेश्चन पढ़ने की, तब ये क्वेश्चन उठते नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया हुआ है, स्टूडेंट्स तो क्या टीचर्स भी बैफल्ड हुए हैं इस क्वेश्चन को देख के। तो मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है। मैं हैरान हो गया कि क्वेश्चन कैसे गलत आया हुआ है। अभी देखिए, मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू एपीटी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वो क्या है, आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 1, RM1 माइनस आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 2, RM2 माइनस आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 3, RM3 माइनस आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 4, RM4 माइनस आरएफ। ऊपर भी ये लिखा था ना, हाँ। तो ये हमारा सिक्योरिटी का रिटर्न है। अब मान लेते हैं मैंने 4 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है। ये सिक्योरिटी ए है, तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी क्या होगा, आरएफ तो सेम होगा, सिक्योरिटी बी के लिए बीटा फैक्टर 1 अलग होगा, RM1 माइनस आरएफ सेम होगा। सिक्योरिटी बी के लिए बीटा फैक्टर 2 क्या होगा, RM2 माइनस आरएफ सेम होगा। सिक्योरिटी बी के लिए बीटा फैक्टर 3 क्या होगा, RM3 माइनस आरएफ सेम होगा। सिक्योरिटी बी के लिए बीटा फैक्टर 4 क्या है, RM4 माइनस आरएफ होगा। अगर सिक्योरिटी सी भी आपने ले रखी है तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 1 सिक्योरिटी सी का, RM1 माइनस आरएफ सेम है, प्लस बीटा फैक्टर 2 सिक्योरिटी सी का, RM2 माइनस आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 3 सिक्योरिटी सी का, RM3 माइनस आरएफ, बीटा फैक्टर 4 सिक्योरिटी सी का, RM4 माइनस आरएफ। तो अगर 3 सिक्योरिटीज मेरे पास हैं तो ये मेरा जो है पोर्टफोलियो बन गया। पोर्टफोलियो में हर सिक्योरिटी का रिटर्न ऐसे आएगा। अब पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलेगा, मान लेते हैं इसका वेट जो है 25, 35 एंड आपका ये कितना हो गया 70 और 30 है, 50, 60 एंड 40 है, राइट। तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के 2 तरीके हैं। देखिए क्लास में हम थोड़ा फैला के पढ़ते हैं, अभी जस्ट मैं कंसाइज में कंसेप्ट बता रहा हूं। मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाना है कि ये गलत क्यों नहीं है एंड एग्जामिनर ने क्या चालाकी कर दी इसके अंदर, क्यों चेंज है, क्यों ये क्वेश्चन जो है ऑल्दो बुक का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस का मर्ज है, पेपर में नहीं उठा। तो अगर पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो मैं सिक्योरिटी का, तीनों सिक्योरिटी का अलग अलग रिटर्न निकाल दूं। मान लेते इसका 10 आया, इसका 12 आया, इसका 15 आया, तो तीनों सिक्योरिटी का मैंने अलग अलग रिटर्न निकाल दिया एंड रिटर्न को मैंने वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। ये पहला तरीका है।
दूसरा तरीका यह है कि मैं पोर्टफोलियो बीटा 1 निकाल लूं, मींस वेट इंटू दिस, वेट इंटू दिस एंड वेट इंटू दिस, मींस वेट किसका। देखिए इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि एग्जामिनर कई बार टेबल जंबल्ड अप कर देता है, तो आपको खुद देखना है कि आपको कौन से वेट से किसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर यह है सिक्योरिटी ए का बीटा फैक्टर 1, सिक्योरिटी बी का बीटा फैक्टर 1 एंड सिक्योरिटी सी का बीटा फैक्टर 1। एक ही फैक्टर के सारे बीटा का वेट निकालोगे ना, तो यह मेरा पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 1 आ जाएगा, वेटेड बीटा। सिमिलरली बीटा फैक्टर 2, ए का बीटा फैक्टर 2, बी का बीटा फैक्टर 2, सी का बीटा फैक्टर 2, इसको हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो बीटा 2 आ जाएगा, बीटा फैक्टर 2 वेटेड। सिमिलरली पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 3 आ जाएगा वेटेड, एंड पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 4 आ जाएगा वेटेड। इसमें RM 1 माइनस RF, RM 2 माइनस RF, RM 3 माइनस RF एंड RM 4 माइनस RF ये सेम है, एंड RF प्लस। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। इसमें बस ये कंसेप्ट समझना है कि वेट किस चीज का निकालना है। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, कर्सर कहां चला गया, नॉर्मली क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, टेबल ऐसा बनना चाहिए, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, सिक्योरिटी ए बी सी, वेट 25%, 35%, 40%। यहां पर आपको फैक्टर्स के बीटा दे रखे हैं 0.0, 0.4, 1.2, 1.8, 0.8, ऐसे आपको सबके बीटा दे रखे हैं, एंड आपको RM दे रखा है, RM1, RM2, RM3, RM4 ये दे रखा है, एंड क्वेश्चन के अंदर RF दे रखा है। तो ये हमारा क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मुझसे पोर्टफोलियो रिटर्न मांग रहा है तो मैं क्या करूंगा, पहले तीनों के फैक्टर, तीनों के जो है बीटा फैक्टर 1 के मैं इसका वेटेड निकाल लूंगा, तो मेरा पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 1 आ जाएगा। इसका निकाल लूंगा, पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 2 आ जाएगा। इसका भी निकाल लेंगे, पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 3 आ जाएगा, एंड पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 4 आ जाएगा। बस ये करना है। RM1, RM2, RM3, RM4 दिया हुआ है, RF मुझे पता है, ये पूरा इक्वेशन लग जाएगी, एंड मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। बट एग्जामिनर आपको क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए सिक्योरिटीज यहां पर दे देगा ABCD एंड फैक्टर यहां दे देगा। और अफसोस की बात यह है, इतना सा चेंज होने में भी जो है हमारा क्वेश्चन जो है, हमारी दुनिया हिल जाती, और हम वेट्स को गलत जगह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वेट को ए के बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 इन सब का वेट निकाल देते हैं। ये तो गलत हो गया। वेट हर पोर्टफोलियो बीटा हर फैक्टर का अलग होता है। जब एक सिक्योरिटी के 4 बीटा हैं तो पूरे पोर्टफोलियो के भी 4 ही बीटा होंगे। तो ये दिमाग में कुछ पढ़ते टाइम हम कुछ चीजें फिक्स कराते हैं, और कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन क्या है कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करना चाहिए ताकि कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए, स्ट्रक्चर अडेप्ट हो जाए, क्वेश्चन आपको देखते समझ आना शुरू हो जाए। अब देखिए क्या है कि ये मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न भी निकल गया एपीटी के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट का ध्यान दीजिएगा। एक फ्लॉ जो है, पहला फ्लॉ तो एपीटी कहता है सीएपीएम के अंदर यह है कि सीएपीएम में कहता है कि सारे फैक्टर्स का एक ही बीटा होता है, सारे फैक्टर्स एक सिक्योरिटी पे एक सेम इफेक्ट डालते हैं। एपीटी कहता है सारे फैक्टर्स एक सिक्योरिटी पे अलग अलग इंपैक्ट डालते हैं, तो हर फैक्टर का अलग अलग बीटा होना चाहिए। दूसरा सीएपीएम क्या कहता है, एपीटी क्या कहता है कि रिक्वायर्ड रिटर्न सीएपीएम के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, आरएफ प्लस बीटा सिक्योरिटी आरएम माइनस आरएफ। तो सीएपीएम कहता है कि ये रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, एपीटी कहता है कि सीएपीएम ये मानता है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम हमेशा आरएम माइनस आरएफ से ही निकलेगा। ये एजम्पशन जो है शॉर्ट है, ये एजम्पशन गलत है।
एपीटी कहता है कि और भी तरीके हो सकते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम निकालने के, वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। अब तक जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसके अंदर एक्चुअल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, ये भी जो है मार्केट रिस्क प्रीमियम देता है। तो एपीटी के अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोर्टफोलियो का रिटर्न या सिक्योरिटी का रिटर्न ऐसे भी निकल सकता है, आरएफ प्लस पोर्टफोलियो बीटा फैक्टर 1, एक्चुअल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फॉर फैक्टर 1 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फॉर फैक्टर 1। पोर्टफोलियो बीटा 2 फैक्टर 2 के लिए, एक्चुअल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फॉर फैक्टर 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फॉर फैक्टर 2। पोर्टफोलियो बीटा 3, एक्चुअल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फॉर फैक्टर 3, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी फॉर फैक्टर 3, ऐसे आगे। तो ये मेरा इस तरीके से भी आ सकता है, ये एपीटी का पूरा कंसेप्ट है। और हमारा पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 107, ये पेपर के अंदर का क्वेश्चन है और रिपीट भी हुआ है। यहां पर देखिए क्या कहता है, एक सिक्योरिटी है इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी जो है उसके इतने सारे फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं, पांचों फैक्टर का बीटा दे रखा है और एक सिक्योरिटी का हर फैक्टर का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है और एक्चुअल रिटर्न दे रखा है। कहता है इफ रिस्क फ्री रेट इज 9.25%, आरएफ दे रखा है, हाउ मच रिटर्न अंडर एपीटी, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मांग रहा है अंडर एपीटी। तो हर सिक्योरिटी का रिटर्न जो है वो आरएम माइनस आरएफ की जगह, आरएम तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये आएगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये हमने क्लास में कर रखा है। अब देखिए क्या है, पेपर में क्वेश्चन आया ये वाला, क्वेश्चन 112, ये क्वेश्चन 1-2 बार रिपीट हुआ है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, टेबल इतना बड़ा दिया हुआ है एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। यहां पर देखिए सिक्योरिटी क्या है, स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये 4 सिक्योरिटीज हैं, सबका वेट दे रखा है, फैक्टर दे रखे हैं, रिस्क प्रीमियम दे दिया। ये क्वेश्चन जो है इसको एक कंपैरेटिवली हमारे एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इसलिए सिंपल था क्योंकि वरना इस क्वेश्चन के अंदर अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ये रिस्क प्रीमियम मुझे दे दिया, आरएम माइनस आरएफ दे दिया, राइट। पेपर के क्वेश्चन के अंदर सेम ऐसा क्वेश्चन है, 4 सिक्योरिटीज हैं, बीटा है, टेबल है, फैक्टर 2 है उसके अंदर, आरएम माइनस आरएफ नहीं दिया, आरएम भी नहीं दिया हर फैक्टर का। उसने क्या कर दिया, यहां पर क्या किया उसने, एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा के साथ उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न अलग अलग दे दिया। अब निकाल अपने आप आरएम माइनस आरएफ तो यूज ही नहीं होना, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न होना है। तो इसका मतलब उसने हर फैक्टर का या हर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल रिटर्न दे दिया। तो बस मुझे यह करना था, ये आरएफ माइनस आरएफ जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसको इग्नोर करना था, ये था ही नहीं, इसको कंसिडर करके आपने जो है मार्केट रिस्क प्रीमियम निकालना था और क्वेश्चन करना था। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। इस पेपर जो मटेरियल के अंदर का क्वेश्चन है, जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, उसमें पहले पार्ट के अंदर एपीटी के अकॉर्डिंग मांग रहा है रिटर्न और दूसरे पार्ट में सीएपीएम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली कह के मांग रहा है। ये जो है हमारी बुक का क्वेश्चन था। तो यहां पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन 112 तो पेपर के अंदर आया, बट जो पिछला क्वेश्चन था उसका कंसेप्ट इसके अंदर डाल दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न हर सिक्योरिटी या फैक्टर का मुझे अलग से दे दिया। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सॉरी मैंने आपका टाइम ले लिया, बट ये इसको समझने के लिए, और देखिए क्या है कि जो ना क्वेश्चन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपकी अप्रोच क्या होने चाहिए चैप्टर की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। ज्यादा फास्ट ट्रैक पे ना क्वेश्चंस की कवरेज चाहिए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स के हर क्वेश्चन के अंदर का अलग, हर क्वेश्चन के अंदर अलग ही होता है कुछ। तो जब तक क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा और रिपीटिशन नहीं होगी, रिवीजन नहीं होगी, तब तक ऐसे क्वेश्चंस जो ना फिर यही बोलेंगे कि क्वेश्चन गलत था। यहां पर देखिए क्या कहता है, इन्वेस्टर हैज categorized all the available stock in the market into the following:
following types and the estimated weights of the categories of the stocks in the market index are given below. Weight भी दे रखा है of the categories. Further sensitivity of the returns of these categories of the stocks of the two factors inflation and stock market are also given below. Weight दे दिया, 4 सिक्योरिटीज हैं, weight दे दिया एंड फैक्टर 1 है और फैक्टर 2 है. आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन है. बीटा फैक्टर 1 दे दिया, बीटा फैक्टर 2 दे दिया. इस क्वेश्चन में ये था बीटा फैक्टर 1 है, बीटा फैक्टर 2 है, बट आरएम यहां पर आरएम माइनस आरएफ दिया हुआ है और यहां पर उसने क्या कर दिया, फैक्टर 1 का एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू और फैक्टर 2 का एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दे दी. बस ये एडिशन उसने कर दिया और हमारे जो है पुरखे हिल गए. रिस्क फ्री रेट मुझे दे रखा है 7.5%, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस दे रखा है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स ऑफ बोथ फैक्टर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स ऑफ बोथ फैक्टर्स. सेकंड पार्ट कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स अंडर आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी. कहता है मार्केट में 4 सिक्योरिटीज हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स मांग रहा है, इसका मतलब पोर्टफोलियो का रिटर्न मांग रहा है और एपीटी के अकॉर्डिंग मांग रहा है. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मांग रहा है ये किस बेसिस पे मांग रहा है, यहां पर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रखी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे दे रखी है. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फैक्टर 1 का, एक्सपेक्टेड रिटर्न फैक्टर 2 का वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाएगा. तो मैंने क्या किया, दिस इंटू वेट, दिस इंटू वेट, दिस इंटू वेट, दिस इंटू वेट, ये फैक्टर 1 का एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिस इंटू वेट, दिस इंटू वेट, दिस इंटू वेट, दिस इंटू वेट, ये फैक्टर 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न. ये तो सिंपल पार्ट था बट इसको मैं समझने में थोड़ा सा दिमाग लग गया वहां पे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन नजर आना मुश्किल हो जाता है. एक्सपेक्टेड, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स ऑफ बोथ फैक्टर्स, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न वेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न वेट. ये पहले फैक्टर का 6.125, दूसरे फैक्टर का 8.5475. अब इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट आ सकती है कि सर सेकंड पार्ट के अंदर अगर मार्केट इंडेक्स में एपीटी के अकॉर्डिंग मांगा है तो फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न ये भी तो हो सकता है सीएपीएम के अकॉर्डिंग मांगा हो सकता है. देखिए क्या है ना, मैं ये मान रहा हूं कि सीएपीएम अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा बिकॉज उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स फॉर बोथ फैक्टर्स मांगा है, राइट. सीएपीएम के अकॉर्डिंग तो एक सिक्योरिटी का एक ही बीटा होता है, सारे फैक्टर्स जो है, सारे फैक्टर्स का बीटा एक ही होता है. यहां पर उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स ऑफ बोथ फैक्टर्स मांगा है, तो मैंने जो है सेफली वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया और ये मेरा काम हो गया. नहीं तो कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं सीएपीएम अकॉर्डिंग निकलेगा, बट मेरा रीजन ये है कि सीएपीएम के अकॉर्डिंग 2 फैक्टर नहीं होते हैं, उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बोथ फैक्टर्स मांगा है, राइट. तो वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया. बाकी इंस्टीट्यूट देखते हैं क्या करता है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स अंडर आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. मेरा क्या था, पोर्टफोलियो रिटर्न मांग रहा है, या तो मैं पोर्टफोलियो बीटा, मैंने कहा 2 तरीके हैं, या तो मैं पोर्टफोलियो बीटा 1 निकाल लूं फिर पोर्टफोलियो बीटा 2 निकाल लूं. अब यहां पर आरएम माइनस आरएफ तो है नहीं, तो मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा. तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न फॉर फैक्टर 1, और यहां पर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न और यहां पर पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न फॉर फैक्टर 2. और भैया ये तो उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकलवा लिया, समझ आई. इसलिए मैं मान रहा हूं कि जो है सेकंड पार्ट के अंदर जो चाहिए उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकलवा लिया हुआ है. तो ये तो उसने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकलवा लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बोथ फैक्टर्स. तो अब पोर्टफोलियो रिटर्न मांग रहा है एपीटी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, आरएफ प्लस बीटा फैक्टर 1 और एक्चुअल रिटर्न ऑफ फैक्टर 1 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ फैक्टर 1 प्लस बीटा फैक्टर 2 एक्चुअल रिटर्न ऑफ फैक्टर 2 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ फैक्टर 2. सिंपल. तो ये पोर्टफोलियो बीटा 1 निकाल लिया और ये पोर्टफोलियो बीटा 2 निकल गया. पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाले हुए हैं, पोर्टफोलियो एवरेज एक्चुअल रिटर्न मैंने निकाल लिया, उसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन हो गया. ये देखिए वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ 2 फैक्टर्स मांग रहा है अकॉर्डिंग टू एपीटी, ये सेकंड पार्ट है.
फैक्टर 1 का बीटा, फैक्टर 2 का बीटा, ये सॉरी एक्चुअल रिटर्न, फैक्टर 1 का एक्चुअल रिटर्न, फैक्टर 1 का एक्चुअल रिटर्न, फैक्टर 2 का एक्चुअल रिटर्न, बीटा फैक्टर 1, बीटा फैक्टर 2, ये वेटेड एवरेज है सारे। और यहां पर ये देखिए आरएफ बीटा फैक्टर 1, एक्चुअल रिटर्न फैक्टर 1 और एक्सपेक्टेड रिटर्न फैक्टर 1, ये मैंने जो है ये निकाला हुआ है वेटेड एवरेज, ये फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ था, ये मैंने ये निकाल दिया, ये फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है, और बीटा जो है मैंने पोर्टफोलियो बीटा मैंने ये निकाले हुए, सिंपल। तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 9% आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर। और लोग जो है लोगों का स्टूडेंट्स ने रीजन दिया मुझे, सर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बुक का क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए भाई साहब, उसने कहा कि सर फैक्टर का एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न है, सिक्योरिटी का थोड़ी एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है मेरे भाई, ये सिक्योरिटी का ही तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न है फॉर ऑल दीज फैक्टर्स। उसने क्या किया, टेबल के अंदर जो है रो और कॉलम चेंज कर दिए, ऊपर उसने फैक्टर दे दिए, नीचे सिक्योरिटी दे दी। तो उसने इस क्वेश्चन के अंदर एक ही सिक्योरिटी का टेबल है, उसने क्या किया कि जो है 4 सिक्योरिटी का जो है टेबल बना दिया। तो क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनर देखिए क्या किया ना, मैंने ये नोट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इंस्टीट्यूट में बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर बेवकूफ बैठे। तो अगर मैं किसी को स्टूडेंट्स को ये हिदायत है कि अगर आप किसी को गलत बोलें तो भैया सोच समझ के बोलें, ये बड़ी गलत बात हो जाती है। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स अंडर आर्बिट्रेज प्राइस थ्योरी, फिर से वही मांग रहा, expected return on the market index under APT if the composition of the portfolio is changed to 25% equally। वेट चेंज कर दिया, कहता है 25% अगर वेट होता है, आप बताओ कि जो है पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा अकॉर्डिंग टू एपीटी। ला इसमें क्या फर्क है, इसमें फिर से ये सिर्फ वेट चेंज करने हैं, फिर से पोर्टफोलियो बीटा 1 निकल जाएगा, पोर्टफोलियो बीटा 2 निकल जाएगा। अब क्योंकि वेट ही सेम है तो चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो, सबका सेम ही आएगा। तो बीटा 1 को भी यहां पर लिख रहा हूं, पोर्टफोलियो बीटा 1 को भी वेटेड एवरेज करने के लिए टोटल करके डिवाइड 4 कर दें, पोर्टफोलियो बीटा 2 को भी वेटेड एवरेज करने के ऐड करके डिवाइड 4 कर दें, एक्चुअल रिटर्न भी, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी और एक्चुअल रिटर्न भी टोटल करके आपका डिवाइड 4 कर देंगे, तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा फैक्टर 1, बीटा फैक्टर 2, एक्चुअल रिटर्न वेटेड, एक्सपेक्टेड रिटर्न वेटेड, एक्चुअल रिटर्न वेटेड, एक्सपेक्टेड रिटर्न वेटेड। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा अगर घूमने की कोशिश करोगे ना तो क्वेश्चंस घुमा देंगे, इतना ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं। एसएफएम के अंदर 75 मार्क्स लाना बड़ा आसान है, कि ज्यादा हल्ला गुल्ला ना मचाएं, सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसाइज करके भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन जरूर करें भैया। तो ये जो है 9.1925 आ गया। अब उसने पूछा फोर्थ पार्ट, विच ऑल्टरनेटिव विल बी मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मींस जो सेकंड पार्ट के अंदर जो वेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जो एपीटी के अकॉर्डिंग रिटर्न निकाला है वो, या वेट चेंज करके जो किया वो। तो जो सेकंड पार्ट में है पोर्टफोलियो रिटर्न 9% आ रहा है, और थर्ड पार्ट में रिटर्न 9.1925 आ रहा है, 19125। तो इसका मतलब क्या है, 25% इन्वेस्टमेंट अगर इक्वली होल्ड करें तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मेरा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन 1 जो है उसका समरी क्या है कि आपका ए पार्ट तो सिंपल ना कह के ये कहेंगे कि कंसेप्चुअली सिंपल था, रिपीटेटिव है, इसलिए क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, कोई नया ट्विस्ट नहीं है। इसके अंदर जो है बी पार्ट के अंदर ट्विस्ट ये कर दिया कि 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया, और सिक्योरिटी के हर फैक्टर का आरएम देने की बजाय, या आरएम माइनस आरएफ देने की बजाय, हर फैक्टर का उसने एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग दे दिया। तो कंसेप्ट अगर आता होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ था नहीं। देखिए जो है ना, मैं ये भी देख रहा हूं कि मेरे ही अपने बच्चे हैं, टेस्ट सीरीज जो है वो उन्होंने लगा रखी हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो ना पेपर से पहले ये बोलना ठीक नहीं लगता, कॉन्फिडेंस आई डोंट वांट टू, एज अ टीचर आई डोंट वांट टू आपका कॉन्फिडेंस या मोरल हिलाना नहीं चाहते। बट आप ये देखिए कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें जो पेपर, जब एसएफएम का पेपर बनेगा तो वो कैसे लोग बनाएंगे, 5 पेपर्स के जो है
आप क्वेश्चन उठाएंगे और आप अपने पेपर में डाल देंगे। बट उसमें क्योंकि मटेरियल के अंदर वो सारे क्वेश्चन होंगे ही, क्योंकि पास पेपर के सारे क्वेश्चन तो मटेरियल के अंदर होते ही हैं, तो आपको लगेगा वही लोग जो है उसका कंपाइल करके एक जो है वो पेपर बना देंगे, मॉक टेस्ट, आप वो पेपर कर देंगे, आपको लगेगा कि आपने कर दिया, वहां पर 88 मार्क्स आ गए, 90 मार्क्स आ गए, आपको लगा कि आपको एसएफएम आ गई। बट देखिए क्या होता है कि जो ना, इट इज एडवाइजेबल कि जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से मॉक टेस्ट अगर आप करें, क्योंकि क्या होता है कि सब्जेक्ट की नॉलेज जो है एक फैकल्टी को ही होती है। उससे क्या होता है कि जब आप पेपर देंगे तो एक क्वेश्चन में तो थोड़ा चैलेंज आएगा ना, वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होगी कि कंसेप्ट जो है प्रॉपर्ली होल्ड होना चाहिए। वरना आप टेस्ट सीरीज के 4 पेपर दे रहे हो, पुराने क्वेश्चन या पुराने क्वेश्चन पेपर वो एज इट इज छाप रहे हैं, और आपने पुराने क्वेश्चंस क्योंकि कर रखे हैं वो आपने कर दिए, आपको लगा वो एसएफएम के अंदर तो 90 मार्क्स आ जाएंगे, और पेपर के अंदर पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर चैलेंज तो होगा ही।